अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सुनाए बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। तो चलिए आज हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए थे। तो बात यह है दरअसल कि अभी जो नेपाल का तेल का भाव घट रहा है बढ़ रहा है, ये 6-7 महीने से। जी उसमें पहले हम लोग खरीदते थे 1 से 5 रुपये लीटर, 1 से 10 रुपये लीटर। अभी तो फ़िलहाल 2 रुपये लीटर हुआ था और फिर उसके बाद कल रात सरकार ने घटाया 20 रुपये और पे डीजल पे 29 रुपये। ठीक, ये तो हमारे लिए तो सहूलियत वाली बात हुई, जनता के लिए सहूलियत वाली बात हुई। आपके राय में इसके बारे में कुछ बताइए हमें। इसमें सहूलियत वाली बात कहाँ हुई भाई? ये नेपाल का जो सूरत हाल है आज के दौर में, वैसे तो तमाम मुल्कों में यही हो रहा है, लेकिन हम अपने देश की बात करेंगे तो हमारे मुल्क का जो सूरत हाल है, इन सूरत हालत में एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि बीते दिनों में एक बादशाह के दौर में एक रोटी वाला कंप्लेन किया अपने बादशाह को कि भाई तो बादशाह सलामत रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। 5 रुपये कीमत है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, और तंदूर का कोयला का कीमत बढ़ गया है, मजदूरों का कीमत बढ़ गया है, क्या किया जाए? कुछ कीमत बढ़ाया जाए। तो बादशाह ने कहा कि कितना बढ़ाओगे? तो तंदूर वाले ने कहा कि भाई तो बादशाह सलामत हम रोटी की कीमत 10 रुपये करना चाहते। तो बादशाह ने कहा कि 10 रुपये न बल्कि तुम 30 रुपये कर दो, 30 रुपये कर दो। तो अब तर्जुम में पड़ गए 30 रुपये कोई बादशाह, अब बादशाह की जब बात है तो खुशी हुई कि चलो। फिर वहाँ से लौटा और बोर्ड लगा दिया कि 30 रुपये रोटी, 30 रुपये। अब खाने की चीज़ है, लोग तो टूट पड़ेंगे, वो जब भूख की शिद्दत बढ़ेगी अब 30 रुपये का जितना भी कीमत होती है लोग तैयार हो जाएंगे, इसलिए वो खाने की चीज़ है, वो तो हर हाल में खरीदना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा और मकान जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं, ये तो ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। तो इस एतबार से अब वो 30 रुपये में लोग खरीद के खाने लगे। 2-4 गुजरा, उसके बाद लोगों में जोश पैदा हुआ, लोगों में जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने कन्विंस किया। फिर बादशाह के पास इन तमाम बातों का वो एक जमा हो करके और पहुँचे बादशाह के पास। बादशाह ने कहा बात क्या है, बात बताओ। तो तमाम ने कहा कि रोटी की कीमत 5 रुपये थी, अब 30 रुपये हो गए। तो बादशाह ने कहा बुलाओ रोटी वाले को, क्यों 30 रुपये किया उसने? उसे 30 रुपये किसने बोला करते थे, क्यों किया उसने? और मेरे मुल्क में मुझसे पूछे बगैर 30 रुपये कैसे कर दिया? हाजिर करो उसे। पुलिस पहुँचे, रोटी वाले को लेके आए। रोटी वाले ने कहा कि जी बादशाह सलामत हुक्म हो। उसने कहा कि बादशाह ने कहा कि ठीक है, फिर तुमने 30 रुपये जो रोटी की कीमत किया है ये सरासर नाइंसाफ़ी। 5 रुपये पहले कीमत थी, अब 30 रुपये कर दिया। उसने तमाम बातें रखी कि प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, वक्त बीते समय के साथ बड़ी मुश्किल हो जा रही है। तो उसने कहा ठीक है, ऐसे करो, आधी कीमत कर दो, आधी कीमत पर रोटी बेचोगे तब हमें तुम्हारे ऊपर कुछ सहूलत करने को जी चाहेगा, और तब तुमको हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में रहने देंगे, वरना दफ़ा कर देंगे, यहाँ से निकाल। उसने कहा बादशाह सलामत आपका हुक्म सर आंखों पे, हम आधी कीमत को बेचेंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करने तैयार हैं। तो बस वही बात है। अब पब्लिक को इसमें क्या नफ़ा क्या नुकसान आप खुद देख लीजिए। वो तो 5 रुपये थी, जो वो 10 रुपये इसने तैयार था, उसके बाद इसने 30 बताया, खुद बादशाह ने 30 करा। उसके बाद फिर उसने लोगों को, पब्लिक को जमा करने होने के बाद फिर उसने आधी कीमत कर दी। फिर भी 3 गुना ज़्यादा है। मुझे याद है कि 100 रुपये में 96 रुपये, 100 रुपये में 1 लीटर हम लोग तेल लेते थे और ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। बाज़ार करना, ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, कई ज़रूरतें होती, तमाम को हम लोग अंजाम दे दिया करते थे, और तमाम चीज़ें वहीं के वहीं रुकी रही। हमारे धान का, चावल का, गेहूँ का, मसूर का, तोरी का, दाल का, तमाम चीज़ों का रेट लगभग वही। लेकिन ये तेल का जो मसला है, ये देखिए कहाँ तक पहुँच। अच्छा, तो तेल का जो मसला है, अब तो देखें, अब ये
जैसे 5 रुपये की रोटी का उसने 30 करा, और बादशाह ने उस फिर अपना वो सियासत का जो पहलू है उस पहलू को अपना के हाफ किया। अब बादशाह पब्लिक की नज़र में हीरो बना रह गया और प्रॉफिट भी खाता रहा। तो इसी एतबार से मुल्क नेपाल का भी यही सूरत हाल है। तो 100 रुपये की चीज़ों का जो 100 रुपये 105 रुपये, अब देखिए अब 200 किया, फिर उसके बाद फिर 20 रुपये डाउन किया, फिर अब आए दिनों में क्या कर देगा कुछ नहीं बताया जा सकता। इसलिए कि ये अब बस वो मोदी सरकार जो इंडिया में जो 12 बजे रात को एक बैग नोट बंद कर दिया, तमाम पब्लिक का नुकसान हो, तो ठीक इसी तरह यहाँ भी वही हाल है। और पेट्रोल का रेट बढ़ जाने से काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई। तमाम चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिस्टम इसी से है, तमाम चीज़ों आना जाना चलना फिरना, सामानों का ढोना ले जाना, वो तमाम चीज़ें इसी पे मुनासिर है। तो फिर कैसे करेंगे, रेट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और तमाम चीज़ें पब्लिक से वसूल होना है। तो वही बात है कि बस अब रेट बढ़ा दो फिर घटा दो, रेट बढ़ा दो फिर घटा दो, ताकि ये असल मसला क्या है कि अब सरकार बनना है, फिर इलेक्शन करीब है। अगर ये लोग न करेंगे तो फिर इन दोबारा सत्ता आना नहीं। तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर ये बढ़ाएंगे। 20 रुपये इन्होंने घटाए, कोई हिसाब नहीं किया है। असल में ये तो पहले जो तकरीबन 79-80 तो पहले से ही था, फिर बढ़ा के फिर घटाया, ताकि लोगों में पब्लिक में पब्लिसिटी बनाने के लिए, बने सुर्खियों में बने रहने के लिए एक पॉइंट बने। वही बात। तो कंक्लूजन ये है कि अभी जो ये तेल का भाव बढ़ा था, ये फिर घटा, ये राजनीतिक पहलू है कि नहीं? ये सत्ता के लिए राजनीतिक पहलू, ये हम लोग को भटका रहे हैं, जहनवास कर रहे हैं कि फिर इनका सत्ता हमारे ऊपर आ जाए, हमारे देश में फिर राज करें। इलेक्शन करीब होगा तो ये सब नारे की लगाने शुरू करेंगे, हमने किया है, हमने घटाया है, हमारे हुकूमत तेल को बढ़ते तेल को हमने घटा के नीचे कर दिया। इस तरीके से तो दोनों तरफ से हीरो बन गया। जी बिल्कुल, वही बादशाह की तरह होगा। तेल का दाम बढ़ा ही बढ़ा रह गया और हमारे नज़र में घट भी गया, पब्लिसिटी भी हो गया, लोगों की नज़र में हीरो बन गया। तो ये तो नेपाल गए कि अभी अहम प्रॉब्लम था। अभी तो एक और प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे कि श्रीलंका का जो हालत था, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे नेता को मारा जा रहा है, नेता का कार पानी में फेंका जा रहा है, समुद्र में फेंका जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, वहाँ पैसा नहीं है, चावल भी 1000 रुपये किलो, पेट्रोल भी बहुत महंगा, हर एक चीज़ महंगा होती है। तो बताया जा रहा है अभी के यूट्यूब में हर एक जहाँ भी देख रहे वीडियो बताया जा रहा है कि वैसा हालत भी नेपाल का होने वाला है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार असल लीडरशिप लोग, जो बड़े होते पे फायद हैं, जो बड़े होते को गलत इस्तेमाल करते। अगर ये लोग सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, देश के हित में काम करना शुरू कर दें, अपना जेब भरना, अपना अकाउंट भरना, अपनी मनमानी बातें करना छोड़ दें, अगर देश के हित में, देश की वफादारी, जैसे ये लोग इलेक्शन जीतने के बाद जो हलफ लेते हैं, तो उस हलफ को याद करके जब भी बैठे कुर्सी पे, जब भी कोई काम को अंजाम दे तो हलफ को याद करें। हमने संविधान का हलफ लिया है, हमने संविधान का जो क्या बोलते हैं उसे, जो वोट लिया है, तो हलफ लेते समय हमने क्या कसम खाया, क्या कसम उठाया। अगर वो कसम याद रहे तो फिर मसले आसान हो जाए। ये लीडरशिप जितने लोग हैं, ये सेकुलर जहन वाले लोग अगर होते तो फिर ये बातें ना आती। इसमें पब्लिक का ही मसला है। पब्लिक भी क्या करता है, पब्लिक की तरफ से बड़ी गलतियाँ ये है कि वक्ती तौर पे गोश्त पे, चंद रुपयों पे, शराब वगैरह पे अपना वोट बेच के किसी को सपोर्ट करते, जिधर ज़्यादा पैसा दी तो उसको सपोर्ट करती। अब जो पैसा खर्च करके वहाँ तक पहुँचा है, वो तो जाहिर सी बात है पहले अपना जेब भरेगा। अब 10 तकरीबन 1 करोड़ रुपये खर्च किया है इलेक्शन में, अब 1 का 3 निकालेगा, उसके बाद सोचेगा विकास का रुख क्या, पहलू क्या हो, तब तक 5-7 दिन पहुँच जाती है। तो मसला पब्लिक की तरफ से भी होता है। बहरहाल इन लोगों को ये याद होना चाहिए कि पब्लिक ने, हम लोग तमाम तो ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिसे बदनामी सबको होती है। तो बेहतर ये है कि लीडरशिप वाले जिम्मेदार हैं असल इस बात की, उन्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए, उन्हें इस बात की परख होनी चाहिए, उनके पीछे कितने करोड़ों लाख करोड़ों जनता की उम्मीदें आज उनसे बधी हुई है, करोड़ों माएँ हैं, करोड़ों बहनें हैं, करोड़ों बच्चियाँ बच्चे, सबकी उम्मीदें उनसे बधी हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, जिन माँओं की, जिन बहनों, जिन बच्चों बच्चियों की
और जिन बुजुर्गों की कुर्बानी है, जिन्होंने धूप में, बारिश में और उसके बाद अपने काम धाम को छोड़ के वोट देने के लिए कितना 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा लाइन में खड़ा रहा। उसके दिल में कई उम्मीदें हमसे बधी हैं। उस उम्मीद पर उन्हें वाबस्ता उतरना चाहिए, उस उम्मीद से उन्हें वाबस्ता होना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का भी हाल बेहतर से बेहतर हो। वरना अगर ये लोग ये सत्ता का, ये बड़े ओहदे का, ये लीडरशिप का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो दूर नहीं है वो दिन कि श्रीलंका जैसे फिर हमारा भी हालत हो जाए। वो दिन दूर नहीं है। इसलिए कि श्रीलंका का जो मसला है वो इबरतनाक बात है। उससे हमें एक सबक लेनी चाहिए, उससे हमें हमारे अंदर एक सीख होनी चाहिए, ताकि हम भी अपने अंदर अपने मुल्क में कैसे बेहतर से बेहतर करें, हमें क्या होना चाहिए। लीडरशिप वाले लोग इससे बेहतर जानते हैं, उससे बेहतर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बड़ी नाकामी और बड़ी तेज़ी से तबाही की तरफ खुद भी जाएंगे और हमें भी ले जाएंगे। तो मलिक ये बताइए कि मेरे जहन में तो ये चल रहा है कि ये तो है प्रॉब्लम, लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा है कि सबसे बड़ा ये जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, इसका सबसे मेन रोल फैक्टर प्ले कर रहा है कि करप्शन, ये घूसखोरी। ये आपके जहन में क्या चल रहा है घूसखोरी के बारे में? करप्शन बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आज के एतबार से देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा बिल्कुल, अब उसका जब जन्म पत्र बनवाने गए, जिसे जन्मदाता बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, जन्मदाता जब बनवाने गए वडा में, तो उसमें पैसे चाहिए, वहीं से शुरू हो जाए। हालांकि उसका फ़ी नहीं है, उसका फ़ी बिल्कुल नहीं है, उसमें पैसा चाहिए शुरू में। तो वो खोल के नहीं कहते कि इतना पैसा दो, कुछ बताते हैं कि इतना पैसा इस तरह रसीद का या ये फॉर्म में इतना हो, बोल के ऐसे लेके अब उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं, लड़का हुआ है ज़्यादा दो, लड़की हुई है तो पहली लड़की है, बड़ी लड़की है, पहली लड़की लक्ष्मी होती है, भाग्यमानी होती है, और मिठाई खिलाओ। और कुछ करके क्या, अब एक दिन में कितना जन्म पत्र बनता है, कितने मिठाई खाएंगे। अब उसके ऊपर से और पैसा लेते हैं, ज़्यादा मिठाई खाने में शुगर हो जाती है, अब इलाज के लिए फिर पैसा चाहिए शुगर। तो ऐसे करके शुरू हो, बच्चा जब पैदा तभी से रिश्वत शुरू हो जाता है। हर शोबे में चले जाए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो भूमि सुधार डिपार्टमेंट, अदालत डिपार्टमेंट, जितना डिपार्ट है, चाहे वो सरकारी पहलू शुरू से आखिर तो जितना, सब में पैसा चाहिए, सब में रिश्वत। और रिश्वत की वजह से क्या होता है, पब्लिक का पैसा तो यहाँ खर्च हो जाता है, ये लोग ले लेते हैं, ये पैसा हमारा सरकार तक पहुँच नहीं पाता। और सरकार जब तक ये पैसा पहुँचा नहीं, पब्लिक भी कभी जेब खाली। तो बीच में ये गलत किस्म के, इन्हें अगर देश के साथ गद्दारी करने वाला भी कहा जाए तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसलिए कि ये लोग अगर जब इन्हें तनख्वाह सरकार दे रही है ड्यूटी करने का, साइन करने का, और कागज़ों को परख के और उसके अच्छाई क्या है उस तक पहुँच के उस काम को अंजाम देने का, तो सरकार दे रही पैसा, फिर आप किस बात को पैसा लेते हैं? पब्लिक ने आपको उम्मीद भरी नज़रों से आपके लिए मेहनत करके, इलेक्शन में रात दिन एक करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, फिर आपसे उम्मीदें बनी थी कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, शुरू से ये इनका अक्लमंदी बेहतर था, शुरू से इनका बोलने चलने का झूठ से अलग थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बदल गए बिल्कुल। तो भाई ये मेरे एतबार से, मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये सरकार को, ये बड़े बड़े ओहदे पे जितने लोग हैं, इसमें सेकुलर जहन वाले और पढ़े लिखे अपने शऊर वाले जो रिश्वत की तरफ ना जाएं। और इसमें तो हम पब्लिक को एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप जब रिश्वत दें तो वीडियो करें। जब किसी पब्लिक में आप किसी ऑफिस जाएँ, कोई काम लेना हो आप, तो आप वीडियो करें, आप अपने कैमरे का मोबाइल कैमरा ऑन कर लें और फिर किसी से बात करें, लेन देन, फिर वो वीडियो करें और फिर उसे आप नेट पर डाल दें। सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाएँ, आप नेट पर डालें, फिर देखें उसकी क्या नौयत होती है, लोग क्या थू करते हैं और फिर वो उसकी रिश्वत कहाँ जाती है। एक रास्ता ये है, सोशल मीडिया के दौर से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। गरीब तबका ख़ास तौर से इसमें परेशान है, और जो लोग गाँव से जाते हैं, देहात से जाते हैं, खेतों से अपने काम का छोड़ के जाते हैं, कुछ पैसे लेके जाते हैं अपने नाश्ते के लिए, वहाँ गए तो 50 रुपये की जगह 200 रुपये चाहिए। अब ये बेचारे सीधे साधे किसान मजदूर अपने ये तो जानते बस हल चलाना, कुदार चलाना, खेती करना, पौधे डालना, काट के फसलें उगाना, फिर उसको सिंचाई करके और फिर अपना खुद पसीना एक करके फिर कमा के उतना वो करके बेचते हैं। और ये 420 और ये और चोर उचक्के वाले काम
और ये फरारी वाली बात हुई, इन तमाम बातों से बेखबर होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। अभी 50 की जगह 100, 300, 400 रुपये ले लेते हैं। अभी बेचारे 100-200 रुपये नाश्ता के लिए लेके गए थे कि चलो नाश्ता देंगे, ऑटो टेम्पो का भाड़ा करके आएंगे, अब ये वहाँ रिश्वत के नाम पे ले लेते हैं। फिर वो कह चलो पैदल ही निकल लेते हैं, बगैर नाश्ता के आज काटना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है। हमने कई दफ़ा देखा है, कई लोगों को ऐसे देखा है तो रिश्वत के पैसे से, रिश्वत के नाम पे जो पूरे जेब खाली हो जाता है और ये लोग बाहर के लोग ले लेते हैं। कुछ लोग दलाली करते हैं और फिर कुछ अफसरों ने अपने डायरेक्ट अपने से न लेके दलालों को फिक्स कर रखा है, 200, 300, 400, 500 रुपये पूरे दिन का देता है दलाल को, और दलाल पूरे दिन उसके लिए काम करता है। फाइल लिया, फ़ौरन अंदर लेके चला गया, काम करे, फिर लाके वापस कर दिया। तो भाई कानून तो सबके लिए बराबर बेहतर। आज के दौर में देखा जाए तो किसी के पास वक्त नहीं, तो बेहतर ये है कि हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को अगर पाया जाए रिश्वत लेने में अगर किसी को पाया जाए जो बड़े ओहदे पे है, जिससे उम्मीदें ज़्यादा है, जो जिनसे बड़े कारनामे होते हैं, तो ऐसे को फिर बर्खास्त करना चाहिए। और मैं पब्लिक को, आवाम को, देखने वाले तमाम भाई बहनों को और साथियों बुजुर्गों को तमाम को मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाएं और फिर दिखाएं, फिर उसे बताएं कि मैं देखो अब हमने तुम्हारी तमाम करतूतों को हमने पे डाला था, मैं डाल दिया है, ये अपलोड कर दिया है, ये अपलोड करने जा रहा हूँ, फिर देखो उसकी क्या हिस्ट्री होती है, सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। तो ये आप सोशल मीडिया में फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात यह है कि रिश्वत की जहाँ तक बात हो, पहले आप दस्तूर मालूम करें कि इसका दस्तूर क्या है। 100 रुपये है, 50 रुपये है, 40 रुपये है, जो असल है वही करें, उससे ज़्यादा करें तो वीडियो शुरू करें जी। चलो ये तो हो गई बात। तो इससे कुछ हमारे पब्लिक जो भाई देख रहे हैं तो इनसे इनको कुछ आइडिया हो जाए कि कैसे क्या करना है। और ये आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है कि हमारे पब्लिक जो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा हो इंशाल्लाह। और जो आपने बात कहा और जो उनको समझाया उससे उनको भी फ़ायदा हो और पूरी दुनिया को भी फ़ायदा हो और हमारे देश को भी फ़ायदा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रहा बात भाई हमारे जो यूट्यूब जो जितने सब्सक्राइबर है भाई और जितने देख रहे हैं, उनसे यही मशवरा है कि भाई जो भी काम करे उसे सोच समझ कर काम करे, कानून लीगल के साथ करे, ठीक है। अभी देखो हमारा देश का भी हालत ख़राब है और ये देश हमारे श्रीलंका के जैसा होने पे जा रहा है। क्योंकि ये तो जितना भी हम लोगों ने बात की है बस आइडिया के लिए बात किया कि हमारे जो भाई देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि कैसे ये देश हमारे नीचे जा रहा है। और इसके लिए तो ये तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो चीज़ें इनसे बात की है, इनसे इंटरव्यू लिए, इनका राय भी लिए, हमारे बुजुर्ग है, ये पूरा ज़िंदगी बिता है, इनको पता है, इन्होंने पूरा देश भी घुमा है, बहुत से विदेश भी घुमाए हुए, इनको पता है कि कैसा हालत होता है। और इसमें तो सबसे 2-3 और चीज़ें मैं आपको ऐसे शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे कि फॉरेक्स होता है, विदेशी मुद्रा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। और उसके बाद जो होता है कि जो स्विच बैंक है उसमें पैसा रखने से पैसा बंद हो जाता है, पैसा दौड़ नहीं पाता, पैसा चल नहीं पाता, जिससे गरीबों तबका को तकलीफ़ होती है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। देखो हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम लोग जो यूथ जनरेशन वाले लोग हैं, जो जवान है, जो छवारिक है, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। इस पर सादिम कदम क्या बोलते हैं ना कि उस पर खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड होना पड़ेगा कि हम लोग इसको हल करें, नहीं तो हम भी डूबेंगे, हमारे नस्ल भी डूबेगा और हमारा देश भी डूबेगा, है कि नहीं। हम लोग तो आज़ाद देश के हैं, तो हमें आज़ादी पसंद है कि नहीं बड़ी सोच। तो इसके लिए ध्यान रखें और सब भाई हजार से गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और ऐसे हम लोग वीडियो और भी बनाएंगे इंशाल्लाह, उस पर सब आदमी आके देख लें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।